हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने जूल्स थॉम्सन इफ़ेक्ट का थ्योरेटिकल एनालिसिस किया था। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था कि जो जूल्स थॉम्सन इफ़ेक्ट है उसके हमारे क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल्स थॉम्सन इफ़ेक्ट। जूल्स थॉम्सन इफ़ेक्ट के एनालिटिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्री आइडियाज़ हैं उन एलिमेंट्री आइडियाज़ के बेस पे हम इस इफ़ेक्ट को एनालाइज करें। जूल्स थॉम्सन इफ़ेक्ट है उसके लिए हमने दो सेक्शन कंसिडर किए थे। दोनों सेक्शन को हमने पोरस प्लग से सेपरेट कर दिया था और ये आपका ए पार्ट एंड ये आपका बी पार्ट। इधर एक पिस्टन सी जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में गैस को कंप्रेस करने के लिए यूज होगा, और गैस जब पोरस प्लग से थ्रोटलिंग प्रोसेस की हेल्प से, थ्रोटलिंग एक्सपेंशन की हेल्प से पास होगी तो यहाँ पे जो पिस्टन डी है उसका मूवमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस की इक्वेशन हमारे पास होती है PV = nRT। ओके, अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लेके चल रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं PV = RT। ये क्या है? परफेक्ट गैस इक्वेशन। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होती है, वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से गैस का नेट प्रेशर थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। और सिमिलरली मॉलिक्यूल्स का कुछ साइज होता है और फाइनाइट साइज की वजह से टोटल वॉल्यूम भी सिस्टम का मॉडिफाई हो जाता है। तो उन दोनों टर्म्स को, उन दोनों फैक्टर्स को अगर कंसीडर किया जाए तो एक रियल गैस के लिए आपकी परफेक्ट गैस इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है। और रियल गैस इक्वेशन आपकी क्या बनती है? P + A/V² × V - B = RT। दिस इज रियल गैस इक्वेशन, या फिर हम कहें वंडर वॉल इक्वेशन, वॉल्स इक्वेशन। इस वंडर वॉल इक्वेशन में आपके A एंड B कांस्टेंट है यहाँ पे, जिनकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? PV + A/V, मैं मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख रही हूँ। सो PV + A/V - PB - AB/V² = RT। V हमारी वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है, और अगर हम 1/V² की टर्म लेते हैं तो ये टर्म हमारी वो स्मॉल है, तो इसलिए हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं PV + A/V - PB = RT। ठीक है, अब अगर इसको मैं ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है, ये मेरा सेकंड सेक्शन है। अगर मैं फर्स्ट सेक्शन के लिए इस इक्वेशन को लिखूंगी, देन फॉर फर्स्ट सेक्शन में मुझे पता है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, एंड सेकंड सेक्शन में P2 प्रेशर, V2 वॉल्यूम एंड T2 टेम्परेचर। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए मेरी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी P1V1 + A/V1 - P1B = RT1। यहाँ से मुझे मिलेगा P1V1 = RT1 + P1B - A/V1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकेंड सेक्शन के लिए मैं अगर यही चीज़ लिखती हूँ तो सेकेंड सेक्शन में मुझे मिलेगा P2V2 प्लस, इसी इक्वेशन को सेकेंड सेक्शन के लिए लिखना चाहें तो +A/V2 - P2B = RT2, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो यहाँ से मुझे मिलेगा P2V2 = RT2 + P2B - A/V2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी।
अब हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास P1 V1 की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में मेरे पास P2 V2 की वैल्यू है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो थ्योरेटिकल हमने एनालिसिस किया था हमारे जो थॉमसन इफेक्ट का, उसमें हमने देखा था कि जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या था हमारे पास P2 V2 माइनस P1 V1। लेकिन अब इस केस में हमारे पास जो गैस का प्रेशर है वो मॉडिफाई हो चुका है। वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं W इक्वल्स टू P डॉट dV। जब ओनली हमारे पास P प्रेशर की टर्म थी उस केस में हमारे पास ये वर्क डन आया था, लेकिन अब हमारे प्रेशर की टर्म मॉडिफाई हो गई है, हमारे पास एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, तो इस एक्स्ट्रा टर्म की वजह से कुछ वर्क डन में मॉडिफिकेशन होगा। सो हम सबसे पहले निकालेंगे कि जो हमारा वर्क डन में मॉडिफिकेशन होगा ड्यू टू दिस इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो पहले हम सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रेशर मॉडिफाई हो गया और जो मॉडिफाइड टर्म हमें क्या मिली यहाँ पे, मॉडिफाइड टर्म हमें मिली यहाँ पे A/V²। तो जो इसकी वजह से वर्क डन होगा उसको मैं अगर लिख देती हूँ W प्राइम, तो W प्राइम मेरा क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेरा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक। सो दिस इज V1 टू V2। इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर लेंगे, इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ से मिलेगा A/V1 माइनस A/V2। तो ये मेरा जो वर्क डन है वो मुझे मिला जब मैंने इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन को कंसीडर किया, या फिर मैंने वैन डर वाल्स गैस को कंसीडर किया, या फिर मैंने प्रेशर की जो मॉडिफाइड टर्म है उस टर्म को यूज़ किया। तो इसका मतलब अब इस केस में मेरा जो नेट वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा, माई W इज नाउ P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस जो आपका ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे हमें मिली इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से, वो भी यहाँ पे एड अप होगा। तो इसका मतलब मेरा जो नेट वर्क डन होगा वो P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस W प्राइम, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस A/V1 माइनस A/V2। ये मेरा फाइनल वर्क डन हो गया। अब मुझे इसमें मैं देखूँ तो मेरे पास P2 V2 टर्म मुझे इक्वेशन 2 से मिल रही है, सॉरी दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 से मुझे P2 V2 मिल रही है, P1 V1 मुझे इक्वेशन 1 से मिल रही है। तो इसमें को अगर दोनों इक्वेशंस को मैं वर्क डन में पुट करती हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या 1 एंड 2 इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा वर्क डन आएगा यहाँ से P2। ये मेरा वर्क डन हो गया जब मैंने वैन डर वाल्स गैस को कंसीडर किया। अब यहाँ से थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो W यहाँ से मिलेगा RT2 माइनस T1 प्लस P2 माइनस P1B एंड उसके बाद A/V2 ये दोनों टर्म्स एड अप होंगी एंड A/V1 सो 2A/V1 माइनस 2A/V2। ये मेरे वर्क डन मुझे यहाँ से मिला। अब मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करती हूँ, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ को लेके चलूँगी तो सोल्व करना यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। जब हम अप्रोक्सीमेशंस को कंसिडर करेंगे या कुछ टर्म्स को अप्रोक्सीमेट कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें हमें पता है ए बी कॉन्स्टेंट वो स्मॉल हैं, तो इनको अगर इग्नोर करें तो हमारी ये टर्म्स इग्नोर हो जाएंगी। और सबसे पहले हम अगर इनको इग्नोर करते हैं तो सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी PV इक्वल्स टू RT की टर्म में, जब हमने नेग्लेक्ट किया A एंड B कॉन्स्टेंट को, तो हमारी PV इक्वल्स टू RT आ गया। अब यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, RT बाय P। ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे आगे अपनी इस वर्क डन की इक्वेशन में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास 4। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हम लेके चल रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिया
लेट अस एज्यूम T1 ग्रेटर देन T2। हमने मान लिया कि जो टेम्परेचर हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन में, तो आपका T1 बड़ा है T2 से, फर्स्ट कंसिडरेशन। सेकंड, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt, जो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हम लेके चल रहे हैं उसको हम कह देते हैं dt, और हमारा जो dt है वो किसके इक्वल होगा, T1 माइनस T2 के। ये काफ़ी स्मॉल चेंज है, टेम्परेचर का काफ़ी स्मॉल वेरिएशन है, और इसको हम लेके चलते हैं T1 माइनस T2। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि ये चेंज काफ़ी स्मॉल है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो टेम्परेचर है वो रफली इक्वल हैं। T1 एंड T2 आपके ऑलमोस्ट नियर बाय है, ऑलमोस्ट नियर बाय है, तो T1 एंड T2 को हम एक T टेम्परेचर से भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है जो हमने यहाँ पे कंसीडर किए। सबसे पहले हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकालने के लिए ए बी कांस्टेंट को इग्नोर किया और इस इक्वेशन को यूज़ किया। सेकेंड, हमें T2 माइनस T1 का डिफरेंस चाहिए था, तो उसके लिए हमने चेंज इन टेम्परेचर लिया, और उसके बाद जब हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें टेम्परेचर चाहिएगा, तो उस टेम्परेचर के लिए हमने ये टेम्परेचर की टर्म को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली दोनों को इक्वल मान लिया कि T1 नियरली इक्वल्स टू T2 है, तो ये आपका T हो जाएगा। तो ये सारी अप्रोक्सीमेशन जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारी इक्वेशन 3 अब कैसे मॉडिफाई हो जाएगी। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी अब यहाँ पे, W इक्वल्स टू R, dt आपका T1 माइनस T2 है और यहाँ पे T2 माइनस T1 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dt। W इक्वल्स टू माइनस R dt प्लस P2 माइनस P1 एज इट इज B प्लस, अब देखो 2a बाई V1, V की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो अगर हम इसको V1 करते हैं तो यहाँ से मुझे मिलेगा V1 इक्वल्स टू R T1 बाय P1 एंड V2 इक्वल्स टू R T2 बाय P2। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे V1 एंड V2 की जगह पे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ से मिलेगी 2a P1 अपॉन R T1 एंड माइनस 2a P2 अपॉन R T2। लेकिन हमने माना था T1 नियरली इक्वल्स टू T2 है, तो यहाँ पे इस T1 और T2 दोनों को हम T से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं P2 माइनस P1 एंड P1 माइनस P2, इन दोनों टर्म्स को भी अगर हम कंबाइन कर ले तो वर्क डन हमारे पास आएगा माइनस R dt प्लस P1 माइनस P2 2a बाय RT माइनस B। ये हमारी वर्क डन की वैल्यू आ गई जब हमने कंसिडर किया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से कुछ प्रेशर में मॉडिफिकेशन हुआ है और वर्क डन में भी आपका मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये आपका फाइनल वर्क डन आ गया रियल गैस के लिए। अब हम इस इक्वेशन को से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ से फाइनल वर्क डन आया B। एक और हमारे पास टर्म है वर्क डन की। अगर हम कहें कि वर्क डन को चेंज इन टेम्परेचर की टर्म में हम निकालना चाहें, सो योर वर्क डन चेंज इन टेम्परेचर की टर्म में निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको चाहिएगा यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आपके पास CV गिवन है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता है, देन वर्क डन को चेंज इन टेम्परेचर की टर्म में भी निकाला जा सकता है। तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों से अगर हम वर्क डन को कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे मिला CV dt इक्वल्स टू माइनस R dt प्लस P1 माइनस P2 2a बाय RT माइनस B। ओके, इस dt की टर्म को अगर मैं कंबाइन कर देती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगी CV प्लस R को R dt को, तो ये CV प्लस R dt इक्वल्स टू P1 माइनस P2 2a बाय RT माइनस B। अब
CV प्लस R ये क्या है? मुझे पता है जो गैस कांस्टेंट R होता है दैट इज CP माइनस CV। और अगर मैं इसको देखूं यहाँ से तो R प्लस CV मेरे पास आता है CP। और CP क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CV प्लस R को मैं रिप्लेस कर दूंगी CP से। तो यहाँ से मुझे मिलेगा CP dt इक्वल्स टू P1 माइनस P2 ट्वाइस ऑफ A बाय RT माइनस B। ये मेरी फाइनल इक्वेशन हो गई है। इस फाइनल इक्वेशन में अब मैं अगर अपने चेंज इन टेम्परेचर को एनालाइज कर मैं कह सकती हूँ dt मेरा हो जाएगा दिस इक्वल्स टू 1 बाई CP। अब इस इक्वेशन से मैं अपने dt को एनालाइज कर सकती हूँ। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। वो चेंज इन टेम्परेचर हमने कैसे माना था पहले कि मेरा T1 ग्रेटर है T2 से। अब सबसे फर्स्ट केस में मान के चलती हूँ इफ 2A बाय RT माइनस B इज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव है। अगर ये क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव है तो मैं कह सकती हूँ 2A बाय RT इज ग्रेटर देन B। मेरी ये पॉजिटिव टर्म बड़ी होगी नेगेटिव टर्म से, तभी तो मेरा नेट रिजल्टेंट इफेक्ट इसका पॉजिटिव आएगा। सो 2A बाय RT इज ग्रेटर देन B। ये क्वांटिटी अगर मेरी पॉजिटिव है तो ये भी मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि P1 तो मेरा बड़ा है P2 से। गैस मेरी इस सेक्शन में कंप्रेस्ड फॉर्म में है और इस सेकंड सेक्शन में मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो P1 तो P2 से बड़ा है ही। अगर ये सेक्शन मेरा पॉजिटिव हो गया तो मेरा dt भी पॉजिटिव होगा। और अगर मेरा इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला? दिस इम्प्लाइज dt इज पॉजिटिव। और अगर dt पॉजिटिव है तो मैं क्या लेके चल रही हूँ? dt मीन्स T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 इज पॉजिटिव। T1 माइनस T2 इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ये टेम्परेचर ज़्यादा था, ये टेम्परेचर कम था। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला? दिस इज कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं मानती हूँ कि इफ 2A बाय RT माइनस B इक्वल्स टू 0, ये क्वांटिटी मेरी है। ये क्वांटिटी अगर 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा? अगर ये क्वांटिटी 0 है दिस इम्प्लाइज B इक्वल्स टू 2A बाय RT और यहाँ से मुझे मिला T इक्वल्स टू 2A बाय RB। ये मुझे एक टेम्परेचर मिला AB कांस्टेंट की टर्म में और ये टेम्परेचर आपके AB कांस्टेंट की टर्म में जो मिला है दिस इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। दिस इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पे मुझे क्या मिल रहा है? दिस फैक्टर इज 0, इट मीन्स राइट हैंड साइड इज 0, इट मीन्स dt इज 0। और यहाँ से अगर मैं कहती हूँ dt 0 है दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल्स टू T2 कि आपका T1 एंड T2 दोनों बराबर होंगे। तो जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि एट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आपके जो गैसेस हैं वो दोनों सेक्शन में इक्वल टेम्परेचर रखेंगी। इसका मतलब ड्यूरिंग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन ना हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी। तो जब टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है तो दोनों टेम्परेचर इक्वल हैं। उसके बाद आपका थर्ड सेक्शन आता है इफ 2A बाय RT माइनस B इक्वल्स टू ए नेगेटिव क्वांटिटी। अगर ये चीज़ मेरी नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये तो मुझे पता ही है पॉजिटिव है, तो dt मेरा नेगेटिव होगा। अगर मेरा dt नेगेटिव है, dt नेगेटिव है इसका मतलब T1 माइनस T2 नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज T1 माइनस T2 नेगेटिव एंड T1 माइनस T2 नेगेटिव कब होगा? जब मेरा T2 बड़ा होगा T1 से, कि मेरा टेम्परेचर सेकंड सेक्शन में ज़्यादा होगा फर्स्ट सेक्शन से, उस केस में मेरा dt नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब
जब dt नेगेटिव है, ये टेम्परेचर T2 बड़ा है T1 से, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो ये आपके तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, अबो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड बिलो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो डिस्कस किए थे हमारे थियोरेटिकल एनालिसिस में, उसको यहाँ से एनालिटिकल ट्रीटमेंट से फिर से वेल एक्सप्लेन कर दिया गया है। हमें क्या मिला रिजल्ट यहाँ से कि एट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन योर dt या फिर चेंज इन टेम्परेचर इज 0, इट मीन्स T1 इक्वल्स टू T2 एंड देर इज नो हीटिंग और नो कूलिंग ड्यूरिंग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। नाउ जब आपका 2a माइनस बी पॉजिटिव क्वांटिटी था, इसका मतलब आपका चेंज इन टेम्परेचर है वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है। चेंज इन टेम्परेचर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लेके चल रहे हैं T1 माइनस T2 को चेंज इन टेम्परेचर, तो T1 बड़ा है T2 से, इसका मतलब ड्यूरिंग एक्सपेंशन कूलिंग हो रही है गैस की। और जब आपका चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव क्वांटिटी था तो उसका मतलब ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन गैस की हीटिंग हो रही है, गैस हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है। तो दीज आर 3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ दिस एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो कि हमने जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए यहाँ पे पूरा स्टडी किया था। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट, हाउ it can explain with the help of theoretical aspect and how we can explain this Joule-Thomson effect with the help of analytical treatment. So this is all about Joule-Thomson porous plug experiment. I hope आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।